एक सबसे बड़ा जो बाबूजी पे लांछन लगाया जाता है कि उन्होंने पूना पैक्ट में अंबेडकर का साथ नहीं दिया। ये लांछन लगाने वाले, अफवाह उड़ाने वाले ये समझते ही नहीं कि सन 32 में जगजीवन राम का कोई कद ही नहीं था। वो उस समय विद्यार्थी कॉलेज से पास निकले थे और इसके बावजूद भी उन्होंने पूना पैक्ट अनशन पर गांधी जी को उन्होंने कड़ा विरोध पत्र लिखा था। ये बहुत कम लोग जानते हैं। अंबेडकर एक युग पुरुष हैं और जगजीवन राम राजपुरुष हैं, जिन्होंने अंबेडकर के सिद्धांतों को ही अमल में लाने का काम किया। वो कहते थे कि भाई जिस समाज का भगवान सुअर का अवतार ले सकता है, वह समाज आदमी से घृणा करे, इसका मतलब कि वह भगवान से घृणा कर रहा है, भूमि है, पाखंडी है। आज तो भारतीय समाज में मानव का आदर और स्थान उसके जन्म से निश्चित किया जाता है। विद्या और योग्यता ऊंचे पद पर पहुंचा देती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के पद पर बैठे हुए एक गैर ब्राह्मण को ब्राह्मण चपरासी भी अपने से छोटा ही समझता है। वो जो बाबूजी ने बीएचयू में जो भाषण दिया, वो एक माइलस्टोन है हम लोगों के लिए, एक मार्गदर्शक है मुक्ति के। आज 6 जुलाई बाबूजी यानी बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि, परिनिर्वाण दिवस। उनको याद किया जाए और दलित मुक्ति के संग्राम में उनकी जो भूमिका है उसको भी याद किया जाए। अंबेडकर नामा परिवार की ओर से आदरांजलि। और इस एपिसोड में मेरे साथ बात करने के लिए इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद साहब हैं, बिहार से जुड़े हैं और लंबे समय तक उन्होंने बाबू जगजीवन राम जी के साथ काम किया और उनके ऊपर एक किताब लिखी है, बाबू जगजीवन राम, उनका नेतृत्व और उनका नेतृत्व। बहुत अच्छी वेल रिसर्च बुक है और अगर आप पढ़ना चाहे तो इसका डिटेल्स में उनका नंबर भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर मंगवाएं और पढ़ें। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। ये पुण्य तिथि विशेष, स्मृति विशेष बाबू जगजीवन राम की याद में, और इसी पर चर्चा करने वाला हूं पूरे एपिसोड में। स्वागत है सर अंबेडकर नामा में। गुड मॉर्निंग। हाँ, धन्यवाद लाल साहब, आपने एक महत्वपूर्ण विषय पे आपने चर्चा आयोजित की। आज बाबूजी की पुण्यतिथि है। सर्वप्रथम मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बाबूजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जी। ये किताब, अब क्या क्या उनके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई उनके राजनीतिक विरोधियों द्वारा, लेकिन आप लंबे समय तक उनके साथ रहे। उनका कंट्रीब्यूशन, जब आप बीएचयू में नहीं, पढ़ते थे उस समय बाबूजी बाबू बाबू जी देखिए, जब जब मैं उनके संसदीय क्षेत्र सासाराम का ही निवासी हूँ, इसलिए जी बचपन से ही बाबूजी को सुनने का मौका मिलता था। उनके बारे में विभिन्न तरह की बातें होती रहती थी, लेकिन उनका जी आभा मंडल ऐसा था कि उनके विरोधी भी उनके सामने नतमस्तक रहते थे। हाँ, कुछ अंबेडकरवादी जो लोग होते थे, तो क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन बाहर लोग उनके बारे में विभिन्न तरह की भ्रांतियां फैलाते रहते थे कि वो अंबेडकर के विरोधी थे। लेकिन मैं जहां तक समझता था कि ये लोग जलन वाले लोग हैं, और इनकी जलन जैसे गांव घरों में होता है ना, कोई तरक्की कर रहा है तो उससे जलन में विभिन्न तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। तो मैं जब उस पर सोचता था तो मुझे लगता था कि बाबूजी को सभी वर्ग के लोग आदर की दृष्टि से देखते थे, इसलिए सवर्ण भी उनको वही उसी दृष्टि से देखते थे, आदर की दृष्टि से। जो मानवतावादी थे या जो अच्छे लोग थे, वो उनके प्रति एक बड़ी अच्छी धारणा होती थी। तो मुझे लगता था कि कहीं इस जलन से भी तो लोग, क्योंकि अत्याचार भी बड़ी जात के लोग उन पर करते थे, ये एक दूसरा पहलू है, तो कहीं इस वजह से तो इनके प्रति जलन तो नहीं है। तो जब मैं विद्यार्थी था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, तो मेरे दिमाग में बात आई कि बाबूजी को हम लोगों को सुनना चाहिए। वैसे तो सुनते ही रहते थे, लेकिन मैंने सोचा विद्यार्थियों को भी सूचित करने के लिए, तो मैंने उनको आमंत्रित किया। वो बड़े सहर्ष से, बड़े ही सहज ढंग से वहां आने के लिए उन्होंने स्वीकृति दी। और उस समय देश के विभिन्न हिस्सों से
विद्यार्थी आए थे, विद्यार्थी सम्मेलन मैंने किया था, उसकी सदारत भी मैंने की थी। तो बाबूजी ने वो जो बाबूजी ने बीएचयू में जो भाषण दिया, वो एक माइलस्टोन है हम लोगों के लिए, एक मार्गदर्शक है, मुक्ति के अग्रदूत का एक भाषण है वो उनका। और उन्होंने आह्वान किया। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने दो तीन चीजों पर फोकस किया कि समान अवसर और समानता की मांग उठ रही है, लेकिन जन्म और जाति के अधिकारों से लोगों को निरस्त कहाँ किया गया है। आज तो भारतीय समाज में मानव का आदर और स्थान उसके जन्म से निश्चित किया जाता है। विद्या और योग्यता ऊंचे पद पर पहुंचा देती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के पद पर बैठे हुए एक गैर ब्राह्मण को ब्राह्मण चपरासी भी अपने से छोटा ही समझता है। कहाँ हम हैं? मानव के ईश्वरत्व को प्रतिष्ठित करने का जतन क्या भारतीय समाज में संभव है? उन्होंने एक सवाल जो समाज की कुरीतियां थी उस पर उन्होंने कटाक्ष किया। दूसरी चीज, नवयुवकों को भी उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता का संघर्ष छिड़ने पर जब उसमें मैंने हिस्सा लिया तो आशा बंधी थी कि सामाजिक परिवर्तन से काम चल जाए, शिक्षा फैलेगी तो सामाजिक परिवर्तन से काम चल जाएगा। लेकिन शिक्षा फैली, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मानवता कुंठित होने लगी। आज दहेज को लेकर महिलाओं के जलने के समाचार आए दिन आते हैं। आशा की गई थी कि ये सब नष्ट होगा, लेकिन शिक्षित होकर युवकों ने इसे फैलाने का ही कार्य किया। क्या आशा की जाए? ये उनकी एक उलाहना थी समाज के प्रति और विद्यार्थियों के प्रति। दूसरी चीज, फिर वो आगे बोलते हैं, गांधी जी पर भी उनकी टिप्पणी होती थी, हरिजन और दुर्जन पर भी वो बोलते थे, भगवान पर भी बोलते थे। वो कहते थे कि भाई जिस समाज का भगवान सुअर का अवतार ले सकता है, वह समाज आदमी से घृणा करे, इसका मतलब कि वह भगवान से घृणा कर रहा है, भूमि है, पाखंडी है। ये उन्होंने उस मंच से आह्वान किया। और मैं जब उनके भाषणों को मैंने सुना और उनके पूर्ववर्ती चीजों को, तो मेरे मन में यही बात आई, दिमाग में यही बात आई, मेरा एक परसेप्शंस बना कि अंबेडकर एक राजपुरुष हैं और अंबेडकर एक युग पुरुष हैं और जगजीवन राम राजपुरुष हैं, जिन्होंने अंबेडकर के सिद्धांतों को ही अमल में लाने का काम किया। लेकिन ये जो जिनको बाबूजी की आलोचना करने वाले अंबेडकरवादी हैं, उनको मैं रंगा सियार अंबेडकरवादी कहता हूँ। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, मैंने पुस्तक में भी लिखा है कि अंबेडकरवादी ही अंबेडकर के सिद्धांतों को फॉलो नहीं करते हैं, अंबेडकरवादी ही कांग्रेस में चले गए। तो कांग्रेस में जो ऑलरेडी जिस कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से जगजीवन राम का उत्थान होता है, तो कांग्रेस उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो अंबेडकर को फॉलो करेंगे, अंबेडकर की पार्टी में जाएंगे। और एक सबसे बड़ा जो बाबूजी पे लांछन लगाया जाता है कि उन्होंने पूना पैक्ट में अंबेडकर का साथ नहीं दिया। ये लांछन लगाने वाले, अफवाह उड़ाने वाले ये समझते ही नहीं कि सन 32 में जगजीवन राम का कोई कद ही नहीं था। वो उस समय विद्यार्थी कॉलेज से पास निकले थे और इसके बावजूद भी उन्होंने पूना पैक्ट अनशन पर गांधी जी को उन्होंने कड़ा विरोध पत्र लिखा था। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि भाई इसके लिए आपको अनशन करने की जरूरत नहीं है, अनशन करने के लिए बहुत से फील्ड पड़े हुए हैं। ये तो ये, लेकिन उससे ज्यादा उनकी हैसियत कुछ थी नहीं। तो और पूना पैक्ट करवाने में जगजीवन राम का कोई योगदान नहीं। जो इस तरह से भ्रांतियां फैलाते हैं कि उनके चलते वो यदि अंबेडकर का साथ देते तो पूना पैक्ट नहीं होता, ये एक गलत परसेप्शन लोगों ने डेवलप किया, कराया। और खास करके जो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर के भी जो सवर्ण कुछ लॉबी थी, जो रूढ़िवादी लॉबी थी, उसका भी इस तरह के अफवाहों में उनका योगदान रहा। तो बाबूजी का तो राजनीतिक सफर ही 1936 के बिहार विधान परिषद से शुरू होता है। और ये मैं आपको बता दूं कि यदि पूना पैक्ट नहीं होता तो जगजीवन राम उस प्लेटफॉर्म पे नहीं रहते, वो अंबेडकर के ही प्लेटफॉर्म पर रहते। अंबेडकर ने तो अपनी जिस तरह से पैक्ट करके दोनों के बीच पत्राचार हुआ था। हाँ, पत्राचार भी होते रहते थे,
और इसलिए गांधी जगजीवन राम को कांग्रेस में भी शुरुआती दौर में बड़े संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। नलिन बिलोचन शर्मा ने एक पुस्तक लिखी है उनके बारे में, ऑटोबायोग्राफी जगजीवन राम की, 1954 में लिखा था उन्होंने। उसमें भी उन्होंने जगजीवन राम के बारे में इन बातों का खंडन किया है कि जिस तरह से उनके आलोचक थे, वो मूलतः उनके कहने का मतलब था कि अंबेडकर और जगजीवन राम में दोनों में कोई मूलतः अंतर ही नहीं है। तो जग जो उनके काम थे, क्योंकि राजनीतिक स्थिति बदल गई थी, इसलिए जगजीवन राम को तो पैतरा बदलना ही है ना, क्योंकि अंबेडकर के ही बहुत से लेफ्टिनेंट थे महाराष्ट्र से लेके अदर्स प्लेसेस के भी, वो धीरे धीरे सब तो कांग्रेस में ही चले गए। कोई कैसे रहेगा जब सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहेगा? तो अंबेडकर के साथ कैसे लोग रहते? यदि जिन्ना को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहता तो मुस्लिम लीग को विन थोड़ा ना मिलता, ना पाकिस्तान बनता। तो ये हमारे बंधु लोग हैं, इसको ये नहीं समझते हैं। और बाबूजी ने स्पष्ट कहा, जब बीएचयू में आए थे तो उन्होंने कहा कि अंबेडकर 1956 में मर गए। सिद्धांत रूप में रिजर्वेशन का प्रावधान उन्होंने संविधान में रखा, लेकिन उसको अमल में लाने का काम मैंने ही किया। बैकवर्ड क्लास के लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान संविधान में है, लेकिन वह आज तक अमल में नहीं आया। और मैं अमल में ले आया तो समझता था कि इन अफसरों से समाज का कुछ काम होगा। लेकिन ये तो इतने बड़े अफसर हो गए हैं कि हमारे विद्यार्थी भी हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये अपनी पीड़ा उन्होंने आगे व्यक्त किया कि यदि मैं दूसरों को कुछ कह दूं तो वह भला आदमी कुछ मदद भी कर देता है, पर अपनों से बड़ी नाउमीदी है। बाबा साहब ने भी यही बात अपने अंतिम समय में कहा था आगरा में 18 कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो बाबूजी की भी जो पीड़ा थी वो उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया और छात्रों से भी कहा कि बहुत से लोग जो हैं जात छुपाते हैं, बाप गरीब है, मजदूर है, तो उसको भी लोग छुपाते हैं। बोलते थे कि अरे भाई हमारा तुम्हारा बाप मजदूर है तो इसमें शर्म की क्या बात है? ये तो प्रतिष्ठा की बात चाहिए कि तुमको पढ़ा दिया, अमीर पढ़ा दिया तो वो कौन सा बड़ा काम किया, लेकिन गरीब पढ़ाया, ये ना प्रतिष्ठा की बात होनी चाहिए। तो कहीं, और मैं तुम बीच यह बात इसलिए कह रहा हूं कि पढ़ लिख कर कहीं तुम अपनी इंट्रोडक्शन देने में ना शर्माने लगो, अपने बाप का इंट्रोडक्शन देने में ना शर्माने लगो। तो ये बाबूजी ने बड़ी कटु कटु बातें कही और अपने बीएचयू प्रवास का भी उन्होंने स्मरण किया। और उन्होंने कहा जब मैं इस विश्वविद्यालय में आया तो ब्लॉक सर्वेंट ने बिरला हॉस्टल में उनका बर्तन मलना नामंजूर कर दिया। तो गए, वो आचार्य ध्रुव थे उस समय, वार्डन और प्रिंसिपल भी थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी ऐसी कठिनाई है, मुझको बाहर रहने की इजाजत दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ आ जाओ। तो बोले कि कल आपका बर्तन नौकर बर्तन मलने से इनकार कर देगा, तब आप क्या करेंगे? मेरे रहने। तो उन्होंने चुप्पी साध रखी। तो उन्होंने फिर कहा कि देखो, महाराष्ट्र का एक लड़का शंकर जी गुर्जेकर चौथे हॉस्टल में रहता है, रुइया हॉस्टल को चौथा हॉस्टल बना जाता था उस समय। तो उन्होंने कहा कि मैं विश्वविद्यालय में रहकर अलग अपना खाना नहीं बना सकता, मैं बाहर रहकर सब काम कर सकता हूँ। विश्वविद्यालय में रहकर जब मैं खाना बनाऊंगा छात्रावास में रह के, तो हर वक्त मेरे दिमाग में आएगा कि चूंकि मैं चमार हूँ इसलिए मुझे खाना बनाना पड़ रहा है अलग से। तो ये हीन भावना मेरे में रहेगी, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाहर रहकर मैं सभी काम कर लूंगा। तो उनके फिजिक्स के प्रोफेसर असरानी जी, उनको ये बात पता चली। तो बोले चलो मेरे साथ, मेरे मेरे आवास में रहो, मर्द नौकर भागेगा तो हम लोग उसको निकाल देंगे, मिलकर बर्तन मलेंगे। उनके यहाँ वो कुछ दिन रहे, पर बाद में जब छुट्टियों में घर गए, उनकी माताजी ने कहा कि नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो बाबूजी ने अपनी माताजी को ले आए और किराए के मकान में रहे। 80 घाट पे एक केवट का मकान था, उसको उन्होंने किराया दिया। उसको पता नहीं था उस समय उनकी जात का, क्योंकि उस समय लोगों को लगता था कि भाई ये पढ़ने वाला छात्र तो बड़ा ही जात का होगा हमसे।
तो लेकिन जब आ गए तो पता चला कि ये चमार है, तो उसने कहा कि मैं रहने नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा ताला बंद है, तुम ताला तोड़ोगे तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। तो ये इसके बाद कुछ बड़े लोग, संकट मोचन गया, मंदिर के पुजारी ने कहा कि भाई जब तुम पहले से रखे हो तो उसको रहने दो, नहीं तो तुम्हारा ही अनर्थ होगा। तो इसके बाद से बोलचाल बंद हो गया। तो एक बात और बोलते थे कि भाई यदि कोई तुम्हें कहता है, ब्राह्मण हो या कोई भी कहता है कि तुम्हारा छुआ पानी नहीं पिएंगे, तो तुम भी बोलो कि उसके छू देने से हमारा पानी नापाक हो जाता है। वह भी उसका उन्होंने प्रयोग वहां किया था। जब मकान मालिक और अगल बगल के जो लोग उनको छुआछूत की वजह से रहते थे, तो उनका भी यदि कोई सामान छू जाता था तो उसको भी वो बड़े जतन से उसके सामने ही साफ करते थे कि तुम्हारे से छूत लग गया है, अब मैं इसको बढ़िया से साफ कर रहा हूँ। तो वो कहते थे कि भाई सठे साठ्यम समाचरित। पुरखों ने कहा है कि जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझाने की हैसियत रखो। ये चीज जब तक नहीं रहेगी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जब तुम उसको बोलोगे तभी तो उसको समझ में आएगी बात कि हाँ भाई आदमी इंसान होता है, इंसान में कहीं छुआछूत नहीं होता है, पानी के रंग में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन सठे साठ्यम समाचरित, किसी के छूने से पानी के रंग में परिवर्तन में गुण नहीं होता है, गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब जो आदमी समझ नहीं रहा है तो उसको समझाने का भी तो यही तरीका होता है ना। तो ये बाबूजी का अपना अपना नजरिया था, बाबूजी का ये विश्वास था, और वो एक लोगों को चेतना को जागृत करने की बात बराबर करते रहते थे, एक समाज सुधार की भी बात करते थे। आपको याद होगा जब बाबूजी रेलवे मंत्री हुए थे तो उन्होंने पदोन्नतियों में तो आरक्षण लागू किया ही, समाज सुधार के काम में रेलवे प्लेटफॉर्मों पर पानी पाड़े की नियुक्ति किया, और उसमें अधिकतर प्राथमिकता उनकी डोम जात के लोगों की थी, शेड्यूल कास्ट के भी लोग हुए। पानी पाड़े में सबकी नियुक्ति उन्होंने किया। और उस जमाने में जब लोग उस समय बहुत छोटे थे, छोटे क्या, उस समय तो हम लोगों का जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन जब थोड़े बड़े हुए तो उस समय भी लोग रेल स्टेशन पर पानी नहीं पीते थे और बोलते थे कि ये जो जगजीवना जो है भ्रष्ट कर दिया। जो ट्रेडिशनल लोग होते थे उनको अपशब्दों में गाली देते थे कि सबको सबको डोम चमार, ब्राह्मण राजपूत सबको एक कर दिया पानी पिला पिला के। रेल में जल्दी लोग जाना भी नहीं चाहते थे, तो और बहुत से लोग प्यासे रह जाते थे उस जमाने में। रेल से गए भी तो अपना लोटा में पानी लेके जाते थे कि कहीं प्यास लगेगी तो पी लेंगे। ऐसे भी लोग उस जमाने में, पर धीरे धीरे ये बैरियर टूटने लगा और लोग पीने लगे। तो ये उनका, उनके आवास पर भी, दिल्ली के आवास पर भी उसी तरह से उनके लंगर चलते। तो लंगर में भी क्या होता था कि दोनों रस्तों ब्राह्मण भी रहते थे और शेड्यूल कास्ट के भी लोग रहते थे। तो ये उनका तरीका था रिलैक्स करने का। और इसके बावजूद भी समाज का जो ग्रंथि है, सामाजिक जो पीड़न है, वो फिर भी ढीला तो हुआ पर कम तो नहीं हुआ। इतना होने के बावजूद भी वो बोलते भी थे। तो बड़ा ही अप्रिय घटना हुआ उनके साथ, बनारस में ही हुआ। संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करने गए थे संस्कृत विश्वविद्यालय में। कमलापति त्रिपाठी के भाई करुणापति त्रिपाठी वहां के कुलपति थे, उन्होंने ही आमंत्रित किया था। और वहां से जब मूर्ति का अनावरण हुआ तो अनावरण के बाद जब वो वापस आए तो वहां के कुछ ब्राह्मणों ने, कुछ ठाकुरों ने मिलके उस मूर्ति को गंगा जल से पवित्र किया। ये चमार के छूने से अपवित्र हो गई। न्यूज बड़े फ्लैश हुए उस जमाने में।
और उस समय हम लोग उसके एक तरह के श्रोता के रूप में भी थे। हम लोगों के लौटने के बाद उस तरह की घटनाएं हुई जब आज भी तो राष्ट्रपति को मंदिर तो में नहीं घुसने दिया जाता है। राष्ट्रपति को आज हाँ, भी आज भी मंदिर में नहीं, नहीं। लेकिन नहीं, वो लोग तो चुप रहे, लेकिन बाबूजी ने, हाँ, लेकिन आप, मैं आगे अगली कड़ी में बता रहा हूँ कि बाबूजी ने उस समय तो बड़ी जवाब दिया था जब पत्रकारों ने कहा कि हम्म बाबूजी ने ऐसा कर दिया, लोगों ने आपके बात, आपको कि चमार के छूने से अपवित्र हो गई। तो उन्होंने बड़े कटु शब्दों में जवाब दिया और बड़े विनोद प्रिय जवाब दिया। उन्होंने कहा हम्म कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें सामाजिक क्रांति की पुट हुआ करती है। हम्म उन्होंने कहा कि संपूर्णानंद शूद्र थे, कायस्थ थे। हम्म हिंदू धर्म शास्त्रों में तो शूद्र को कायस्थ ही कहा, कायस्थ को शूद्र ही कहा हम्म गया है, फल हम्म की श्रेणी में रखा गया है। तो उन्होंने कहा कि संपूर्णानंद एक शूद्र थे और एक शूद्र का पैर ब्राह्मण धोए, इससे बड़ी सामाजिक क्रांति क्या हो सकती है। और मैं हम्म मानता हूं कि कोई समझता है कि किसी के पत्थर की मूर्ति को छू देने से वह पूर्ति अपवित्र हो जाती है, तो उसका दिमाग भी पत्थर जैसा ही है। ये उन्होंने, हम्म और उसके खिलाफ जो बाबूजी के साथ एपिसोड हुआ था, पूरे देश में उस समय प्रोसेशंस निकले, कार्रवाई हुई और एक वल्गर नारा भी लगता था, बामन ठाकुर लाला तीनों को मुंह काला, तीनों को देश निकाला, जहां तहां अतिवादी, इस तरह के नारे भी लगे इस प्रोटेस्ट में। पर आज तो हम्म राष्ट्रपति हो या कोई हो, किसी के साथ हो रहा है तो कोई वैसी चीज भी नहीं हो रही है, लोग चुपचाप, बल्कि उसको लोग उठला देते हैं। पर बाबूजी ने उसको बड़ी बेबाकी से और बड़ी मजबूती से उसको फेस किया और वो बोलते थे। तो आज भी जब वो स्थितियां हैं तो सवाल है कि वो उसी चीज पर वो बोलते थे। बाबूजी सामाजिक परिवर्तन पर भी एक बात और बोलते थे कि भाई, अंतरजातीय विवाह, जातिवाद तब तक नहीं टूट सकता है जब तक कि इसको अनिवार्यता नहीं दी जाए, कानूनन अनिवार्यता नहीं दी जाए, कोई भी सजातीय शादी नहीं करे, सजातीय शादी करने वाले को दंडित किया जाए, उसको कोई राज सहायता नहीं मिले, सरकारी कोई सहायता नहीं मिले, तब तो 30-40 साल के बाद जातिवाद टूट सकता है। अन्यथा यह आई वाश होगा। ये जो भी बढ़ अंतरजातीय ही विवाह गया। को पुरस्कृत, वो तो आजकल बढ़ ही गया है जी, ज्यादा। हाँ, बढ़ ही गया है। तो आज जो ये स्थितियां आई हैं, उस समय भी चूंकि उस समय के तत्कालीन जो शासक थे वो, उन्होंने बहुत मजबूती से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि उस समय वो भी इस बिंदु पर ही बोलते थे कि नेहरू जी ने यदि थोड़ी और हिम्मत दिखाई होती तो शायद यह अभिशाप अब तक चलता नहीं। लेकिन नेहरू जी कहीं कहीं रूढ़िवादियों के आगे झुक जाते थे। एक बार उन्होंने, एक और घटना मैं बताऊं कि जातिवाद पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी विठल भाई पटेल हाउस में। वो 61, हम्म सन 61 के आसपास की बात। उसमें नेहरू जी को उद्घाटन करना था, कांग्रेस के अध्यक्ष लोग भी थे, डी संजीवैया भी थे, और भी कई लोग थे, बड़े बड़े दिग्गज लोग आए थे। तो राष्ट्रीय एकता बनाम जातिवाद पर एक संगोष्ठी थी। तो नेहरू जी ने कहा कि संविधान में तो भाई सबको बराबर कर दिया गया है, अब किसी को विशेष अवसर देने की क्या जरूरत है। अब तो जो हम्म अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष अवसर जो दिए जा रहे हैं वो उसको खत्म किया जाना चाहिए। और कहा कि नेहरू जी चलने लगे, व्यस्तता उनकी रहती थी प्रधानमंत्री को। तो वर्करों ने कहा, जो वहां बैठे लोग थे, बोले नहीं, जगजीवन राम का भी विचार सुन लीजिए, आप एक तरफा बोल के नहीं जाइए। वहीं के हम्म लोगों के बीच में से आवाज आई। तो जगजीवन राम को आयोजकों ने कहा कि आप अपने विचार रखिए। तो उन्होंने प्रधानमंत्री को ही संबोधित करके कहा कि पंडित जी, मुझे इस देश के किसी कोने के 12 गांव ऐसे दिखाइए जहां हरिजनों के साथ छुआछूत न होता हो, उनको सार्वजनिक कुओं से पानी लेने दिया जाता हो, उनका मंदिरों में प्रवेश हो, और उनके बच्चों को आम लोगों जैसा स्कूल में प्रवेश मिलता हो। मुझे ऐसे 12 गांव दिखाइए। यही नहीं, अभी आपके इलाहाबाद, आपके पैतृक शहर इलाहाबाद का एक हरिजन विद्यार्थी मेरे पास आया था, कहा कि छात्रावास में जगह नहीं मिलने के कारण मुझे
किराए का मकान नहीं मिलता है, रहने में कठिनाई है, अध्ययन करने में कठिनाई है, आप उसके लिए कुछ करना चाहेंगे? तो नेहरू जी चुप्पी साध गए और वो समाचार पूरा अखबारों में नेक्स्ट दिन नेहरू साइलेंट के रूप में छपा। आज कोई दलित इस तरह से अपने प्रधानमंत्री से बोल सकता है जिसका लोकसभा में 2/3 बहुमत हो? नेहरू जी उस समय लोकप्रियता के चरम पर थे। इसके बावजूद भी नेहरू जी को वो दो चीजों पर बराबर टोका करते थे। समान शिक्षा पर, शिक्षा की बात पर भी वो बहुत बेबाकी से बोलते थे कि सभी सरकारी कर्मचारियों को, जनप्रतिनिधियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में अध्ययन करने के लिए कानून बनाना चाहिए, अनिवार्यता पढ़ना चाहिए, प्राइवेट स्कूल नहीं रहने चाहिए। तब तो शिक्षा का स्तर अपने आप अच्छा हो जाएगा। नहीं तो लोग क्यों गांव में स्कूल रहते हुए भी बच्चों को दूर भेजते हैं कि भाई पढ़ ले। तो ये जो बाबूजी की सोच थी, यदि वो अमल में आती तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ सुधार हो सकता था, लेकिन अब वो सुधार तो नहीं हो रहा है। ये इसका वजह भी हम लोगों का जो कार्य है कि इधर भी इनको भी खुश करो, उनको भी खुश करो, क्योंकि समाज में रोग जिस तरह से कड़वा हो गया है, तो कड़वा के लिए तो कड़वी दवा देनी पड़ेगी, लेकिन हम कड़वी दवा नहीं देते हैं। केवल टाल मटोल करके कुछ इधर बोले कुछ उधर बोले, बस जैसे चल रहा है चलते रहो। तो चलते रहने से तो, इस तरह से चलते रहने से तो एक नया समाज, आधुनिक समाज नहीं बन सकता है। देश में तरक्की नहीं हो सकती है। भले हम डींग हाँके कि मैं विश्व गुरु हूं तो मैं ये हूं, लेकिन आपकी आबादी कितनी है बाहर कि विश्व गुरु बन रहे हैं? तो ये डींग हाँकने से तो मैं नहीं समझता हूँ कि समाज सुधार हो जाएगा, केवल बोल देने से कि मैं ये हूं तो मैं वो हूं। तो बाबूजी इस पर बहुत ही, रिजर्वेशन पर भी वो बड़ी बेबाकी से टिप्पणी करते थे। वो बोलते थे कि भाई वैदिक आरक्षण जो है, मैंने नामकरण दिया है, वो उससे जातीय आरक्षण के बारे में वो बोलते थे कि भाई हजारों साल से चला आ रहा है, तो जो ये जो हजारों सालों से चला आ रहा वैदिक आरक्षण है, उसकी काट के लिए ही संवैधानिक आरक्षण लाया गया। संवैधानिक आरक्षण जो है वो सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। एक छोटी जात का आदमी कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, विद्वान हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो बोलते भी थे कि सेठ विद्वान भी है, चरित्रवान भी है, उसके घर में रोटी बनाने का काम ब्राह्मण लोग ही करते हैं, दरवानी भी ठाकुर लोग करते हैं। लेकिन ये रोटी बनाने वाला और दरवानी करने वाला आदमी भी समझता है कि मैं सेठ जी से बड़ा हूं। तो आरक्षण जो होता है वो इसके लिए है कि यदि पंडित जी हो, कोई हो, यदि वो कांस्टेबल है, उनका छोटी जात का अफसर इंस्पेक्टर हो जाए, बड़ा अफसर हो जाए, तो उनको तो सैल्यूट दागना न पड़ता है। तो इससे सामाजिक क्रांति का शुरुआत होता है। ये जी इस इसलिए ये सामाजिक, ये आरक्षण, संवैधानिक आरक्षण जरूरी है। ये संवैधानिक आरक्षण इसलिए नहीं है कि रोटी देने के लिए है, रोजी देने के लिए है। रोजी रोटी राजेंद्र जी, देने के लिए तो बहुत से साधन हैं लोगों के पास। एक तो एक जो सवाल निहित लेता हूँ। स्वार्थ के लोग हैं, वो घर में। जी। एक सवाल लेता हूँ, आखिरी सवाल। हेलो। हाँ, आखिरी जाना सवाल ले रहा बताएं। हूँ जी। कि बाबा साहब के बाद जो प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान किए गए, उसको बाबू जगजीवन जी। राम ने आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लाखों लोगों को नौकरियां मिली होंगी। लाखों लोगों को जी। नौकरियां, बड़े बड़े अधिकारी बने होंगे, इंजीनियर, डॉक्टर बने होंगे। लेकिन क्या वही जी। समाज ही हाँ, उनका सबसे बड़ा आलोचक बन गया? वही सबसे ज्यादा आलोचक बन गया तो सही कह, नहीं, बात तो है? आप सही कह रहे हैं। आलोचक कुछ ही लोग, नहीं, कुछ उस समाज के, एक सेकेंड, उस समाज के कुछ क्योंकि मैंने बचपन में बहुत सारा सुना कि जगजीवन बाबू ने ये कर दिया, वो कर दिया, अम्बेडकर विरोधी थे। तो उसी समाज से, उसी जी। रिजर्वेशन से जो पढ़ लिख के पैंट शर्ट पहना, उसी के बच्चे बाद में कहने लगे कि जगजीवन राम अम्बेडकर विरोधी थे और गुलाम थे कांग्रेस के, और तमाम उसी समाज के लोगों ने, कुछ लोगों देखिए, ने उस इसको समाज पूरा के र्यूमर फैलाया। नहीं, उस समाज के लोगों ने तो कहा, ये सही है, लेकिन उनको भरने का काम विरोधी नेताओं ने उस समय किया, और उसमें कांग्रेस के भी लोग शामिल हो गए। जब वो चरम पर पहुंच गए, तो हम्म। उनको डाउन करने के लिए, क्योंकि बाबा साहब को भी, जब वो जिंदा थे तो बाबा साहब को भी लोग, यही लोग
क्या क्या नहीं बोलते थे। मतलब ये लोग से मतलब कि जो उनके सवर्ण लोग थे, उसी तरह से जब बाबूजी की ऊंचाई तो बढ़ने लगी, तो विपक्षी दलों से लेकर सवर्ण के जो रूढ़िवादी लोग थे, क्योंकि आप देखे होंगे कि जब बाबूजी बांग्लादेश युद्ध के बाद वो चरम पर थे, तो इंदिरा जी से भी उनकी टकराहट होने लगी, क्योंकि इंदिरा जी ने युद्ध की संपूर्ण कमान संभाल के पाकिस्तान से समझौता किया, युद्धबंदियों को भी रिहा कर दिया और जमीन भी वापस कर दी। तो बाबूजी जमीन वापस करने के हिमायती नहीं थे, लेकिन उस समझौते से उनको अलग कर दिया गया और स्वर्ण सिंह और इंदिरा जी ने एक तरफा फैसला ले लिया। और उसके बाद से उनके बीच बहुत से मतभेद होते रहे, और जो मतभेद अंततः इमरजेंसी के बाद उनको कांग्रेस से अलग होना पड़ा। ये इस बात को, उसके पीछे भी यही राज था कि उसमें कांग्रेस के रूढ़िवादी भी शामिल हुए, विपक्षी तो थे ही, और जैसे बाबा साहब जीवित अवस्था में उनके खिलाफ देशद्रोही है, ये है, वो है, बोलते ही रहते थे लोग उनके बारे में भी। तो उसी तरह से उन लोगों ने होशियारी क्या किया कि वो जब सीधे बोलते थे बाबा साहब के बारे में तो रिएक्ट हो गया, दलित समाज उनके पीछे हो गया। लेकिन उन्होंने चतुराई ये किया कि सवर्णों ने और रूढ़िवादियों ने कि दलित समाज के मुंह से कहलवाना शुरू किया, उनको लौंड कसते थे, और ये सब चीजें हुई, और उसकी वजह से दलित समाज के लोगों ने उनको कहना शुरू किया बगैर पढ़े ही। मेरे समाज में मैं एक एक अपनी व्यक्तिगत घटना की बात बताऊं। जी। मैं बिहार में ही एक अधिकारी थे, चीफ इंजीनियर हो गए थे, और जब मैंने चर्चा किया, मेरी किताब लिखी हुई थी, तो उन्होंने मुझ पर, कई लोग थे बैठे हुए थे, हम लोग बैठ के गप कर रहे थे, 8-10 लोग थे इंजीनियर समुदाय। तो उन्होंने कहा, तुम क्या जगजीवन राम करते हो, क्या किया है जगजीवन राम ने? अम्बेडकर के विरोधी थे, ये थे। तो मैंने उनको, मेरे तेवर गर्म हो गए। मैंने कहा, सर आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं ना, वो जगजीवन राम की देन है। आपको कुछ पता होता है? पढ़ते उड़ते तो कुछ है नहीं, बताइए ना। अब हमको कि बिहार में रिजर्वेशन इन प्रमोशन कब लागू हुआ? तो मुंह देखने लगे। मैंने कहा, आपको कुछ पता नहीं है? अब आप चीफ इंजीनियर बन गए हैं और बोलते हैं कि हम रामविलास पासवान के रूम पार्टनर रहे हैं, रामविलास पासवान के बड़े निकट से रहे हैं, तो आप क्या जानते हैं? तब लोगों ने इंटरफेयर किया कि नहीं नहीं, राजेंद्र जी सही कह रहे हैं, जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू, उनकी फिर चुप्पी बन गई। फिर उन्होंने क्षमा मांगा, बोले कि भाई मेरी मुझे किताब दीजिए, मैं पढ़ूंगा। और पढ़ के फिर बाद में उनका दिमाग बहुत घूम गया, और वो, और उनसे एक अच्छी मित्रता हो गई। तो जो असल में बाबूजी के बारे में प्रचारकों की भी कमी है, बाबूजी के लिटरेचर को, बाबूजी के साथ, और जिस तरह से उनके परिवार के लोगों ने बाबूजी को दफनाने का काम किया, उनकी विरासत, तो उससे उनकी छवि जो है वो धूमिल होती गई। और बाबूजी को जी। दफनाने में तो बड़ी बड़े लोगों का भी काम था, विरोधियों का भी काम था। जी। तो ये जो चीजें मैं देखता हूँ, वो जो मेरी दृष्टि जा रही है, वो यही है, उनके चलिए अच्छे कामों इसमें का मूल्यांकन। जी। पर हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, और बाबूजी के जो संदेश है, वो, बाबूजी के संदेश को मैंने संक्षेप में ही कहा। और जी। बाबूजी तो एक बहुत ही अच्छी बात कहे थे कि हम लोगों को लगता था कि बैकवर्ड क्लास के लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान संविधान में है, लेकिन वह अमल में आज तक नहीं आया। आपको मैंने पहले भी कहा था। तो बाबूजी की एक यही बड़ी देन है कि उन्होंने अपने समय में हर विभाग में दलितों को भर्ती किया, करवाया, और उनके अत्याचार पर उन्होंने बड़ा ही कड़ा दृष्टिकोण अपनाया। एक मध्यम वर्ग, उससे एक बड़ा मध्यम वर्ग पैदा हुआ। तो मध्यम वर्ग जो है, वो अपने पुराने समाज के लोगों के कष्टों को तो देखा नहीं, वो तो अपने जब बाप को उल्टा पलटा बोल देता है, तो जगजीवन राम उसके लिए तो कुछ नहीं। तो जी। मैं ये कहूँगा कि नई पीढ़ी जो है पुनर्विचार करे, बाबूजी के मूल्यांकन का योगदान, बाबूजी के उत्थान, दलितों के उत्थान में उनके
योगदान का मूल्यांकन करे और मूल्यांकन तटस्थ रूप से करे, तब उसको समझ में आएगा कि बाबूजी क्या थे और हमको इतिहास क्या दृष्टि संदेश से। दे, जी, और क्या संदेश इतिहास दे के गए दृष्टि से हैं। मूल्यांकन हो। हाँ, तो ये यही मेरा एक संदेश है आपके माध्यम से जी दलित समाज के लोगों को, कि उनका मूल्यांकन करें। उन पर मैंने एक किताब भी लिखी है, दलित समाज और बाबू जगजीवन राम और उनका नेतृत्व। ये कानपुर से छपी है ये किताब और है, ये मैं फोटो लगा देता हूँ। जी 7वां शुक्रिया सर। एडिशन आया है। जी हाँ, अब वो भी खत्म हो चला है, 8वें एडिशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ। जी जी तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। जी जी, आते रहिए अक्सर, आप अम्बेडकरनामा पर आइए। और शुक्रिया आपका बहुत बहुत। दोस्तों, जिन राजेंद्र प्रसाद साहब हैं, उनकी किताब ये कानपुर से छपी है, क्वालिटी बुक पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, वहां से, कानपुर से। मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूंगा, जो साथी पढ़ना चाहे वो पढ़े, लेकिन एक निष्पक्ष, एक तटस्थ, एक इतिहास के छात्र के हिसाब से बाबू जगजीवन राम की समीक्षा होनी चाहिए, उनके योगदान की समीक्षा होनी चाहिए, तभी जाकर आप न्याय कर पाएंगे। विस्पर कैंपेन से, कानाफूसी से आप किसी व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। शुक्रिया, ये था विशेष अम्बेडकरनामा का। बाबू जगजीवन राम को, बाबू जी को याद करते रहिए, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। जल्दी मिलते हैं आपसे दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया।